अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का, मोहब्बतों का और दुआओं का। इस दफ़ा एक सवाल मुझसे पूछा गया है, क्या ऐसा भी हुआ है किसी ने कहानी आपको सेंड की हो और आपने प्रोग्राम में शामिल उसको ना किया हो? एक दफ़ा एक स्टोरी ऐसी आई थी जो बहुत ही छोटी थी और उसको मुझे पढ़ के लगा कि नहीं, ये प्रोग्राम में शामिल नहीं करनी चाहिए, वरना उसके अलावा जितनी भी आज तक मुझे स्टोरीज़ भेजी गई हैं वो सब की सब मैंने प्रोग्राम में शामिल की है। हर इंसान के साथ कोई ना कोई वाक़या हुआ होता है, या माँ बाप, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने या फैमिली ने, महल्ले से कोई वाक़यात सुने होते हैं और बड़ी मशहूर कहानियाँ होती हैं। तो वो जब मैं पढ़ता हूँ तो एज़ इट इज़ कोशिश करता हूँ उन्हीं की ज़बानी आपको अपने लफ्ज़ों में इस तरह उनको तरतीब दूँ कि आपको इस तरह लगे कि आप भी उस कहानी का हिस्सा हैं। बाकी मैं सब कहानियों को प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। राज के हवाले से पूछा गया इस दफ़ा मुझसे सवाल पूछा गया बहुत ज़्यादा, क्या राज इस दफ़ा वही एज़ लाइव आएगा या न्यू प्रोग्राम आएगा? तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो न्यू रिकॉर्डिंग की है मैंने 3 कैमरों के साथ, इंशाल्लाह इस सैटरडे को आपको वो राज देखने को मिलेगा। बहुत ही हॉन्टेड प्रोग्राम है, एक ऐसे कब्रिस्तान में जहाँ पे परियां परियां आती हैं और द्यो रहते हैं। और इस कब्रिस्तान के हवाले से चैलेंज था कि यहाँ से ज़िंदा कोई भी वापस नहीं आता। तो उस जगह पे हम पहुँचे और वहाँ पे हमने जब प्रोग्राम किया, काफ़ी मुश्किल प्रोग्राम था लेकिन मज़ा भी आया और बहुत कुछ वहाँ पे रिकॉर्ड भी हुआ। उम्मीद है आपको इस दफ़ा राज अच्छा लगेगा। आज की जो कहानी मुझे भेजी है, इन्होंने कहा मेरा असली नाम ना भेजें, लेकिन ये आप बोल दें, फैसल बोल दें। और इन्होंने कहा जो लोकेशन है मेरी, ये आप रियल ही बता दें। सरगोधा और चनियोड के दरमियान एक छोटा सा गांव आता है जिसका नाम है अहमद नगर। उसके साथ ही ये लोकेशन है जहाँ की ये कहानी है। फैसल ने जो मुझे भेजी है, मैं सुनाने जा रहा हूँ। फैसल अपनी माँ बाप के बारे में बताते हैं कि सर पहले उनका तारुफ ज़रूर कराएगा। उनके जो वालिद साहब हैं वो असल में 4 भाई थे। 2 वालिद साहब से बड़े थे, तीसरा नंबर वालिद साहब का था और उनसे छोटे भी एक भाई थे। ये एक ऐसा घराना था, सबसे अच्छा घराना जिसको कहा जाता है कि कभी किसी की मोहताजी ना हो, अल्लाह का दिया इतना सब कुछ हो कि अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए और अच्छी लाइफ गुजारी जाए। कहते हैं हम बहुत अमीर नहीं थे लेकिन गरीब भी नहीं थे, इतना अल्लाह ने दिया था कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना था। अच्छी गुजर बसर हो रही थी। और इस गांव के में जहां लाइन के अंदर घर बने हुए थे, वहीं पे सबसे आखिर में जहां पे वो लाइनें, वो एक जो कतार सी बनी हुई थी घरों की, सबसे एंड में हमारा घर था। वालिद साहब मजदूरी करते थे, भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार था और ये एक ऐसा गांव था जिसमें मोहब्बतों का सिलसिला था। सब एक दूसरे को बाय नेम बाय फेस जानते थे, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते थे। और ये उस वक्त की कहानी है जब मोहब्बतें अभी ख़त्म नहीं हुई थी। इंसान गहमा गहमी में नहीं पड़ा था जब से इंसान ने ये फ़ैसला किया कि इस चीज़ को मैंने अपने लिए हासिल करना है, क्योंकि ये वो वक्त है मोहब्बतों का। मोहब्बतों के दौर में किसी की भी कोई चीज़ होती थी तो वो ये नहीं समझता था ये मेरी है, वो इस तरह उसको शेयर करता था कि सब समझते थे ये हमारे गांव की है। चाहे वो किसी की सवारी होती तो वो सबके काम आती, चाहे वो किसी का टीवी होता, रेडियो होता, वो सब इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन जब इंसान ने ये सोचा कि अब मैंने अपने लिए खुद से इस चीज़ को ख़रीदना है, तो फिर किसी भी इंसान के पास टाइम नहीं बचा और हर इंसान मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारने लगा। लेकिन उन दिनों में अभी भी प्यार का सिलसिला जारी था। लोग उसी तरह एक दूसरे को मिलते थे, मोहब्बतें बांटते थे, बैठते थे, दुख में, दर्द में, खुशी में एक दूसरे के साथ शरीक होते थे। वो कहता है, फैसल कहते हैं कि जो मेरा घर था, मेरे घर के बिल्कुल बैक साइड पे वालिद साहब ने एक जगह बनाई हुई थी। एक बड़ा सा कच्चा सा कमरा बना हुआ था, हॉल टाइप सा, और उसके साथ एक छोटा सा कमरा, झोंपड़ी टाइप बनी हुई थी। वालिद साहब अक्सर लकड़ियां काटते थे और लकड़ियां काटने के बाद उस छोटी सी जो कच्चा सा कमरा बना हुआ था उसमें रख देते थे। ये एक ऐसा गांव था जिसमें गिनती के घर थे, बहुत ज़्यादा उन दिनों में घर नहीं थे।
और बिल्कुल उस गांव के दरमियान में एक छोटा सा दरबार भी था। उस दरबार के अंदर जहां बड़ी एक दो कब्रें थी, तो उसके इर्द गिर्द भी लोगों ने अपने प्यारों को दफनाना शुरू कर दिया था। तो उस दरबार के साथ भी एक छोटा सा कब्रिस्तान बन गया था। लेकिन हमारे घर के पीछे एक वालिद साहब ने वो जो एक बड़ा सा कमरा, एक छोटा सा कमरा बनाया था, वहीं पे हैंड पंप भी लगाया हुआ था। वो कहते हैं जब हम छोटे थे तो हमें याद है हम भी उसी हैंड पंप पे जाते और नहाते थे। जिस जगह पे हैंड पंप लगा हुआ था बाकी तरफ तो दीवारें थी, लेकिन हैंड पंप वाली साइड पे दीवार नहीं थी, बल्कि वहीं से सामने जो मंजर नजर आता था वो कब्रिस्तान था, जो उन घरों की बनी हुई लाइनों के एंड में हमारा घर था, हमारे घर के बिल्कुल बैक साइड पे बनता था। मोहब्बतों का जिस तरह मैंने सिलसिला बताया, तो सब सुबह सुबह जब उठते थे तो एक दूसरे से बाकायदा तौर पे मिलते थे, दुआ सलाम करते थे, एक दूसरे की खैरियत पूछते थे और उसके बाद अपने अपने कामों पे रवाना हो जाते थे। रात को भी यही मंजर था कि आते थे, जब कामों से थके हारे भी आते थे तो सब इकट्ठे बैठते थे, गपशप करते थे और उसके बाद सोने के लिए चले जाते थे। फैसला कहना यह है, जब हम छोटे थे तो अक्सर वालिद साहब के साथ, जब वालिद साहब लकड़ियाँ काट के लाते तो हम भी छोटी छोटी जो लकड़ियाँ होती जिनको हम उठा सकते, उठा के उस छोटे से कमरे में रख देते, जो हमारे घर के पीछे एक डेरा तो नहीं कहना चाहिए, एक ऐसी जगह वालिद साहब ने बनाई हुई थी जहाँ पे अक्सर अपना सामान वगैरह रखते थे। अमूमन ऐसा होता था कि वालिद साहब शाम से पहले पहले अपना काम ख़त्म कर लेते, लेकिन अगर कभी काम ज़्यादा होता और लकड़ियाँ ज़्यादा होती तो हम भी उनका हाथ बटाते, उनकी मदद करते। ऐसी ही एक शाम हमें पता लगा लकड़ियाँ ज़्यादा हैं, तो हम वालिद साहब के साथ पहुँच गए और हमने भी लकड़ियाँ उठा उठा के उस कमरे में रखनी शुरू कर दी। वहीं पे मेरी निगाह पड़ी सामने कब्रिस्तान की तरफ, और मैं एक बच्चा था जिस बात को समझ नहीं पाया, अब उस बात की अच्छी तरीके समझ आ गई है। वो ये था कि मुझे कब्रिस्तान के अंदर एक रोशनी सी नजर आई, जैसे देहात के अंदर दूर किसी जगह पे किसी बल्ब को जलाया जाए, आग को जलाया जाए तो रोशनी पैदा होती है, ऐसी ही रोशनी नजर आई। वो कुछ सेकंड जलती रही और उसके बाद गायब हो गई। पहली दफा जब उस रोशनी को देखा तो मेरे दिमाग में सवाल तो आया, लेकिन मैं सवाल कर ना सका। वो रोशनी कुछ टाइम के लिए जली थी और बंद हो गई। लेकिन फिर एक दफा ऐसा ही हुआ, वालिद साहब के साथ। रात तकरीबन हो चुकी थी, अंधेरा फैल चुका था और हम इसी तरह सामान रख रहे थे, तो आज आंखों ने मंजर देखा कि सामने कब्रिस्तान में एक नहीं कई इस तरह की लाइटें हैं जो जल रही हैं और फिर थोड़ी देर के बाद बुझ जाती हैं, दोबारा से जलती हैं और बुझ जाती हैं। यह एक ऐसा मंजर था जिसको देख के मैं अपने सवाल को रोक ना सका और वालिद साहब की तरफ चला गया और वालिद साहब से पूछा कि ये क्या है। वालिद साहब ने उस तरफ देखा जिस तरफ मैं इशारा करके सवाल पूछ रहा था कि ये सामने क्या है। तो वालिद साहब ने मुझसे पूछा क्या बेटा। तो मैंने कहा ये लाइटें किस तरह, इस तरह लगता है जैसे दिए से जल रहे हैं, जलते हैं और बुझ जाते हैं, ये किस चीज़ के दिए हैं। वालिद साहब कुछ देर उनको देखते रहे और उसके बाद बोल रहे, बेटा इन कब्रिस्तानों में इंसानों के अलावा भी कोई और मखलूक रहती है जो सिर्फ रात को निकलती है, सुबह नहीं होती। ये वही मखलूक है, तुम इस तरफ ध्यान मत देना। मैं तो अक्सर इनको देखता रहता हूं, लेकिन तुम्हारी आज शायद पहली दफ़ा वहां पे नज़र पड़ी है, इसलिए तुमने सवाल किया है। तो बेटा जब भी इस तरह की रोशनियां और स्पेशली कब्रिस्तान में नजर आए, दिए की तरह रोशनी जले और उसके बाद बुझ जाए, तो कोशिश करना उस तरफ ध्यान मत देना। हम छोटे थे, इस बात को तो ना समझ सके कि वालिद साहब ने कहा था कोई और मखलूक भी है जो रहती है। अब आके अच्छी तरीके समझ हुआ है कि उस वक्त कोई और मखलूक से उनकी मुराद क्या थी। इसी तरह अक्सर अब हम वालिद साहब के साथ उस कमरे में जाके लकड़ियां रखवाते और उसी लाइट को दोबारा से निगाह पड़ती और देखते, तो सवाल का तो जवाब मिल चुका था, लेकिन दिमाग में फिर एक ही बात उभरती, कोई और मखलूक है जो वहां पर रहती है। और ऐसा अक्सर होता रहता कि वहां पे इस तरह रोशनियां जलती और बंद होती, जलती और बंद होती। गांव की जिंदगी में वही प्यार का सिलसिला जारी था और ये बात सिर्फ वालिद साहब नहीं जानते थे, गांव के और लोगों को भी इस बात का इल्म था कि कब्रिस्तान में रात के टाइम पे
बाकायदा तौर पे रोशनियाँ जलती हैं, दिए से जल जाते हैं और बुझ जाते हैं। बुज़ुर्ग जितने भी थे वो इस बात से वाकिफ़ थे, लेकिन इसको डिस्कस नहीं करते थे। शायद हम बुज़ुर्गों के सामने, शायद हम बच्चों के सामने इसको डिस्कस नहीं करते थे, लेकिन वो सब इन दियों से वाकिफ़ थे। सिर्फ ये होता था कि कभी कोई फ़र्द इस दुनिया से रुखसत हो जाता, फौत हो जाता, तो कोशिश करते अंधेरा फैलने से पहले पहले ही उसको वहाँ पे दफन कर दिया जाता, सुपुर्द खाक कर दिया जाता। बहुत कम ऐसा होता था कि रात के अंधेरे में किसी को वहाँ पे दफनाया जाता। उन्हीं दिनों में मेरी वालदा, अक्सर लोग जिस तरह ट्यूबवेल पे जाके कपड़े धोते थे, तो वालदा भी कपड़े धोने के लिए वहाँ अक्सर ट्यूबवेल पे चली जाती थी। गांव का क्या खूबसूरत मंजर होता है, मैं भी अक्सर जाता हूँ तो खोसा जाता हूँ। लहलहाती फसलें, सरसब्ज फसलें, ग्रीनरी ही ग्रीनरी, सब्ज़ा ही सब्ज़ा, आंखों को एक ठंडक सा एहसास होता है। फिर वहीं पे दरख्त के नीचे पड़ी हुई चारपाई और वहीं पे बोलती हुई बुलबुल की आवाज़, कोयल की आवाज़, चिड़िया की आवाज़, कौवे की आवाज़, परिंदों की आवाज़ एक और सुकून सा मुहैया करती है। कहीं पे भी हारन की आवाज़ नहीं आती, कहीं पे भी इंजन की आवाज़ नहीं आती, मोटर बाइक की आवाज़ नहीं आती, गाड़ी की आवाज़ नहीं आती। कहीं कहीं से ट्यूबवेल के पीछे हीटर जो चल रहा होता है उसके चलने की आवाज़ ज़रूर आती है। अक्सर राज प्रोग्राम में भी जब हम रात को इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो दूर कहीं जो हीटर चल रहा होता है, इंजन चल रहा होता है, उसकी आवाज़ रिकॉर्ड होती है। और ट्यूबवेल की जहाँ पे मैंने बात की है, ज़मीनों को पानी तो उस ट्यूबवेल के ज़रिए दिया जाता है, लेकिन अक्सर गांव वाले उसी में अपने कपड़े भी धोते हैं और नहाते भी हैं। ख़वातीन टोलियों की शक्ल में भी जाती हैं और किसी को इमरजेंसी हो, कोई साथ ना भी जाए तो अकेले भी चली जाती हैं। इसी तरह माँ उस दिन अकेली गई और वहाँ पे जाके कपड़े धोने शुरू कर दिए। जब वो कपड़े धो चुकी, उन्होंने अपने कपड़े उठाए, वापस घर की तरफ रवाना हुई, तो छोटा सा एक कमरा जो बना हुआ था, रास्ते में ही आता था, कच्चा सा कमरा था। उस कमरे के पास से गुजरते हुए वालदा के कानों ने एक आवाज़ सुनी और वह एकदम से चौंक गई। मुड़ के उस आवाज़ की तरफ देखा तो वो आवाज़ उस कच्चे से कमरे के पीछे से आ रही थी। क्योंकि वहाँ पे मोहब्बतों का सिलसिला था, सब एक दूसरे का ख्याल रखते थे। और वालदा ने भी जब वो आवाज़ सुनी तो उनको ऐसा लगा ये कोई जानवर की आवाज़ है, तो किसी का जानवर गलती से यहाँ पे आ गया है। क्योंकि अक्सर जानवर एक नहीं ज़्यादा तादाद में कोई लेके वहाँ पे फिर रहा होता, मालिक साथ होता था। इस तरह वालदा जल्दी हुई उस कमरे के पीछे गई तो उन्होंने देखा एक बहुत ही खूबसूरत सी भैंस, काला स्याह उसका रंग, और सबसे बड़ी बात उसका जिस्म शाइन कर रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसको अभी अभी नहलाया गया हो पानी से, और इस अंदाज में नहलाया गया हो, बाकायदा तौर पर बुर्श से पॉलिश की गई है उसके जिस्म को, तो चमक रहा होता है जिस तरह जिस्म, इस तरह उस भैंस का जिस्म चमक रहा था। गांव की जितने भी भैंसें होती हैं उन सबके गले में उस वक्त जो था रस्सा डला होता था, और एक नहीं 8, 10, 5, 6 जितनी भी जिसकी भैंसें या गाय बकरियां होती थीं तो वो इकट्ठे लेके चलता था और उसके साथ कोई ना कोई मौजूद होता था। ये एक ऐसी भैंस वहाँ पे उस कमरे के पीछे खड़ी थी जिसके पीछे रस्सा भी नहीं था, और अगर रस्सा होता और उसको वहीं पे किले के साथ बांधा होता तो माँ समझ जाती है किसी की है, कोई बांध के गया है। चोरी चकारी का उस वक्त डर नहीं होता था, कोई किसी की चीज़ चोरी नहीं करता था। मैंने कहा ना वो एक ऐसा दौर था जिस वक्त ऐसा बहुत कम होता था। तो उस अगर कोई बांध के गया होता तो वहाँ पे रस्से के साथ वो बंधी होती। तो लेकिन वो कहते हैं माँ ने देखा कि ना ही कोई किला बंधा है, ना ही किसी रस्से से बंधी है, और ना ही उसके गले में है। लेकिन सबसे अहम बात वो इतनी खूबसूरत थी, ऐसे चमक रही थी। माँ कहती है कि मैंने ऐसी भैंस कभी भी नहीं देखी। मैं एकदम परेशान हुई कि यहाँ पे कौन छोड़ गया। मैंने इर्द गिर्द निगाह मारी, आगे पीछे हर तरफ देखा, मुझे कोई भी नजर ना आया। मुझे ऐसे लगा जैसे पूरा कोई लेके जा रहा हो और उन्हीं के जानवरों में से ये बिछड़ गई है या पीछे रह गई है। होता है बाज़ औक़ात
कोई जानवर रह जाता है, इंसान का ध्यान नहीं होता तो वो बाद में उसको लेने के लिए आ जाता है, लेकिन दूर दूर तक कहीं पे कोई और भैंस नहीं थी। इस हैरानी के साथ कि ये किसकी भैंस है, मैं जाके बताती हूँ गांव में कि वो किसकी भैंस है जिसको रस्सा भी नहीं है और वहां पे मौजूद है। माँ कहती है मैं कुछ चंद कदम चली ही थी, फिर मैंने फैसला किया नहीं, मुझे इसको एहतियात के साथ बांध देना चाहिए। चंद कदम ही मैंने उठाए थे, यहां तक कि कमरे से चंद कदम चलने के बाद उसी तरह फिर मैं वापस आई ये सोच के कि इस भैंस को मैं बांध देती हूं, कहीं चली ना जाए। और जैसे ही उस कमरे को उन्होंने क्रॉस किया तो उनकी निगाह पड़ी जिस जगह पे उन्होंने एक बड़ी सी खूबसूरत चमकती हुई भैंस को देखा था, वहां पे अब कुछ भी नहीं था। और ये शाम का टाइम था, अंधेरा अभी नहीं फैला था, फैलने वाला था, लेकिन क्लियर उन्होंने वहां पे एक भैंस को देखा था। लेकिन अब वो ऐसी गुमसुम सी हो गई कि या खुदाया ये क्या मंजर है, जहां पे इतनी बड़ी भैंस खड़ी थी, मैंने चंद कदम ही उठाए हैं, वो इतनी जल्दी कहां गायब हो गई। इर्द गिर्द हर जगह पे देखा तो वो भैंस वहां पे नहीं थी। एकदम से वो समझ गई कि अंधेरा फैलने लगा है, शायद उस कब्रिस्तान से फिर से वो दिए चलने शुरू हो जाएं, इससे पहले मुझे घर पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये जो रूप, ये मंजर मैंने देखा है, ये भैंस नहीं थी। अगर ये भैंस होती तो इस तरीके गायब नहीं हो सकती। और वो जल्दी से घर पहुंची और आके उन्होंने घर वालों को बताया कि आज मेरी आंखों ने ये मंजर देखा है। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। कुछ दिनों के बाद जो वो हमारा घर था, सबसे एंड में बना हुआ गांव का घर, वहीं पे वालदा एक दिन काम कर रही थी। तकरीबन टाइम था ये शाम के 3-4 बजे का। किसी काम के लिए वालदा को एकदम कमरे में जाने की जरूरत पेश आई और वो उठती ही कमरे में गई। कमरे में दाखिल होते ही जो मंजर देखा उन्होंने, एकदम से उनके मुंह से चीख निकल गई। और जैसे ही मां ने एक जोर से चीख मारी तो पीछे घर में जो देवर मौजूद था वो भागता हुआ मां की उस चीख के पीछे उस कमरे में दाखिल हुआ। तो उसने भी वही मंजर देखा तो अपनी जगह पे साकित सा हो गया, रुक सा गया। कमरे में एक बर्तनों की जो अलमारी बनी हुई थी, उस अलमारी के अंदर एक काला स्याह सांप बैठा हुआ था। और वालदा जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो वो काला स्याह सांप जो नीचे की तरफ बैठा था या क्या था, वालदा को देखते ही ऐसे खड़ा हो गया और फुंकारना शुरू कर दिया। जैसे सांप आवाज निकालता है, फुंकारता है, उसने फुंकारना शुरू कर दिया और वालदा को मुसलसल देखे जा रहा था। उसी सांप को देखते ही वालदा की एक चीख सी निकली और देवर भी भागता हुआ अंदर कमरे में आया। लेकिन हैरत की बात यह थी, जब देवर अंदर दाखिल हुआ तो उसकी आंखों ने जो मंजर देखा कि सामने बर्तनों की जो अलमारी है उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज उसको नजर नहीं आई। सिर्फ एक मंजर उसके आगे था तो वो जिस पे हाथ साकित हो गया, उसने अपनी भाभी को इस अंदाज में देखा जैसे अभी वो बेहोश होकर गिर पड़ेगी। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं और वो इस बात पे हैरान हुआ और उसी सिमत देखने लगा जिस सिमत में भाभी देख रही थी। तो उसकी आंखों को कुछ भी नजर ना आया और जब उसने अपनी भाभी को आवाज दी और झंझोड़ा तो एकदम से जैसे वो होश में आई। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा वो सामने सांप बैठा हुआ है। और जब उसने उस तरफ आंख उठा के देखा तो उसको कुछ भी सांप ना नजर आया और उसी लम्हे भाभी के चेहरा एक और जो खौफ के आलम में था, एक हैरानगी के आलम बदल गया, क्योंकि वो खुद जिस तरफ देख के डरी थी, जिस तरफ देख के उन्होंने चीख मारी थी, अब उस तरफ उनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसने पूछा कहां है सांप। वो जो खौफ से चेहरा उनका अजीब सा हो गया था, अब हैरान और परेशान था वो चेहरा और इस तरह उंगली उठा के वो कह रही थी अभी इस जगह पे यहां पे मौजूद था। और हैरत की ये बात थी, इतनी जल्दी कहीं पे वो जा नहीं सकता था। जिस अंदाज में जिस जगह पे वो बैठा हुआ था, इतनी जल्दी वो जा नहीं सकता। या उन्होंने चीख मारी थी और भाग के वो पीछे से आए थे तो आके खुद भी साकित से हैरान से रह गए थे, क्योंकि उन्होंने भाभी की एक अजीब सी हालत देखी थी। ऐसा लगता था जैसे इनके जिसमें खून नहीं है और ये बेहोश होकर गिर पड़ेंगी, लेकिन सांप नहीं था। फिर भी एहतियातन उन्होंने डंडा उठाया और वो मुसलसल अलमारी के चारों तरफ देखते रहे, इधर उधर हर उस जगह पे देख लिया जहां पे उनको शक था कि यहां पे सांप होगा, लेकिन सांप था जैसे गायब हो चुका था।
और जब उनकी हालत बेहतर हुई और होशो हवास कुछ कायम हुए तो उन्होंने बताया कि हाँ, इस जगह पे एक क्लियर सांप था जिसको मैंने देखा, और उसको देखते ही मैंने चीख मारी और पीछे भागते हुए वो आए, लेकिन जिस वक्त वो पहुंचे तो वो सांप गायब हो चुका था। और जिस अंदाज में उस घर की, उस कमरे की तलाशी ली गई कि कहीं पे अगर वो सांप है और उसको मार दिया जाए तो पता लगा सांप नहीं है, तो वो दोनों समझ गए ये सांप नहीं, ये वही मखलूक थी जो रूप धार के इस वक्त सामने बैठी थी और साथ ही गायब हो गई। अब इस गांव में इस तरह के और भी लोगों के साथ वाकयात हो रहे थे, लेकिन लोग इन वाकयात का एक दूसरे से जिक्र नहीं करते थे। बुजुर्गों ने कह रखा था कि क्योंकि ये मखलूक तुम्हें तंग नहीं करती, अभी तक इसने नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ एक रूप धार के तुम्हारे सामने आती है और गायब हो जाती है, इसलिए बेहतर है जब भी इसको देखो तो सिर्फ अपने घर वालों तक इसको डिस्कस करो, बाहर फैलाने की ज़रूरत नहीं है। इसको ज़्यादा डिस्कस करोगे, फैलाओगे तो हो सकता है तुम्हें यह नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि उनका मकसद तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं है। तो इस तरह किसी भी घर में इस तरह का वाकया होता तो वो सिर्फ घर तक ही महदूद रहता, उसको बाहर ना बताते। लेकिन इस तरह रूप धार के मुख्तलिफ घरों में इस तरह के वाकयात होते थे। फैसल का कहना यह है कि हम छोटे से थे, जिस स्कूल में हम पढ़ते थे उस गांव का वो एक छोटा स्कूल जो 3-4 कमरों पर मुश्तमिल था, उसके अंदर एक बहुत बड़ा बेरी का दरख्त था। अक्सर लड़कों से सुना था, जो स्कूल के बड़े लड़के थे वो कहते थे कि ये जो दरख्त है ये बहुत भारी है। बहुत सारी कहानियों में बेरी के दरख्त का जिक्र आया है कि बेरी का दरख्त बहुत भारी होता है, और ऐसा ही है। अमूमन जिन्नात बेरी के दरख्त पे ही पाई जाती हैं, और बहुत दफ़ा जब इलाज किया जाता है तो बेरी के 7 पत्ते लेके ही, जिनमें सुराख ना हो, इस तरीके का इलाज भी किया जाता है। तो खैर, फैसल कहता है हमारा एक कज़न जो स्कूल का मॉनिटर भी था, चाबियां स्कूल की उसके पास ही होती थी। सुबह सुबह ऐसा होता कि वो स्कूल सबसे पहले मॉनिटर होता था, पहुंचता, और पहुंचने के बाद वो अंदर दाखिल होकर 1-2 लड़के और भी आ जाते, स्कूल की सफाई करते, साफ करते, झाड़ते, और उसके बाद मास्टर साहब भी आ जाते, और उसके बाद पढ़ाई का सिलसिला शुरू होता। और जब छुट्टी होती, जब सब चले जाते, तो वो मॉनिटर उस कमरों को, सब कमरों को ताला लगाता, बाहर से ताला लगाता और अपने घर को रवाना हो जाता। वो जो 3-4 कमरे थे सबको वो ताले लगाता था, क्योंकि उसके अंदर कुछ कुर्सियां भी पड़ी थीं और कुछ मेज़ें भी पड़ी थीं। स्टूडेंट सारे नीचे टाटों के ऊपर बैठ के, ज़मीन के ऊपर बैठ के पढ़ते थे, लेकिन उस्ताद साहब के लिए कुर्सी और मेज़ रखी जाती थी। लकड़ी की बनी हुई कुर्सी होती थी, उसके आगे मेज़ होती थी, और स्टूडेंट ज़मीन पे बैठते थे, क्योंकि उस्ताद साहब ने कुछ लिखना होता था, समझाना होता था ब्लैक बोर्ड पे, और अगर कुछ बैठ के लिखना होता था तो उस मेज़ उनके सामने रखी जाती थी। अब तो बेंचें और बड़ा मॉडर्न हो चुका है। उस वक्त अमूमन बच्चे नीचे ही पढ़ते थे। जब कहते हैं हम स्कूल जाते थे तो अक्सर लड़कों से बात करते हुए सुनते थे, वो जो बेरी के दरख्त के साथ बना वो कमरा है, वो भी कुछ अजीब सा है, एक हॉन्टेड सा है। एक सुबह उसी कज़न ने कहा, तुमने सुबह मेरे साथ चलना है, चल के सफाई वगैरह करनी है। मुख्तलिफ लड़कों की इस तरह ड्यूटियां लगती रहती थी, कभी कोई साथ जाता, कभी कोई साथ जाता, और जाके वहां पे वो झाड़ू लगाते। उस सुबह उसने, जब छुट्टी हुई तो उसने कहा कल तुम्हारी बारी है। मुझे फैसल को कहा तुम आना, और साथ में 2 वो लड़के हैं, उनको मैंने कह दिया है हम 4 लोग कल सुबह आएंगे और आके सफाई वगैरह करेंगे। अब ये एक शेड्यूल बन चुका था, एक मॉनिटर और 3-4 लड़के और होते, और मिल के स्कूल का जहाँ वो ताले खोलता तो वो सारे सफाई करते, और इस तरह ड्यूटियाँ बदलती रहती। सुबह ही सुबह हम, कहता है फैसल कहता है, मैं, मेरा वो कज़न और 2-3 लड़के और हम वहाँ पे पहुँच गए। कज़न ने बाहर का ताला खोला, और ताला खोलने के बाद जैसे ही हम क्लासरूम तक पहुँचे और उसने ताला खोला, तो एक अजीब सी बात जो नज़र आई उसको, और वो अपनी जगह पे रुक सा गया, और हमने पूछा क्या हुआ, तो उसने इशारा किया, और हमने जब सामने देखा तो उस्ताद साहब की जो कुर्सी थी वो उल्टी पड़ी हुई थी, और जो मेज भी पड़ी थी वो भी उल्टी पड़ी हुई थी। तो हमने उसको, कज़न को पूछा, उन उल्टी मेज और उल्टी कुर्सी को देख के हम भी हैरान हुए, और उसको कहा क्या मतलब है इसका। तो कुछ चुप सा हो गया,
वापस आया और दूसरे कमरे का भी जब उसने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे भी वही मंजर था, कुर्सी और मेज़ उल्टी पड़ी हुई थी। यहाँ तक कि बाकी दरवाज़ों को भी खोला गया, तालों को खोला गया, तो कुर्सी और मेज़ जिस जिस कमरे में थी वो सब की सब उल्टी पड़ी हुई थी, इस अंदाज में जिस तरह उनको फेंका गया हो। मेरा कज़न और मैं इस बात से वाकिफ़ थे कि कल जब छुट्टी हुई थी, हम स्कूल से निकले थे तो हमने खुद से ताले बंद किए थे। और जब ताले बंद किए थे, मेरे कज़न ने बंद किए थे, क्योंकि मेरी ड्यूटी लगा रहा था छुट्टी के टाइम, मुझे कह रहा था कि तुमने और फलां फलां लड़कों ने कल सुबह जल्दी आना है और हम सफाई करेंगे। तो वो मेरे सामने ताले जब बंद कर रहा था तो कुर्सी और मेज़ अपनी जगह पे सीधी पड़ी हुई थी। और अब हम जब ताले खोल रहे थे तो उल्टी पड़ी हुई थी। तो हम हैरान इस बात पे थे, सामने कोई खिड़की भी ऐसी नहीं थी जिससे कोई दाखिल होता या इस अंदाज में किसी डंडे से, किसी रस्से से या किसी भी चीज़ से इनको उल्टा कर सकता। जब कोई दाखिल हो ही नहीं हो सकता था तो फिर हर कमरे में कुर्सी और मेज उल्टी कैसे हो गई? जब हर कमरे में ऐसा ही मंजर नजर आया तो कज़न ने कहा कोई बात नहीं, उस्ताद साहब का वेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इनको सीधा करेंगे। हम भी चुप करके खड़े हो गए, हमने सफाई भी नहीं की, यहां तक कि उस्ताद साहब वहां पे पहुंच गए। उन्होंने भी यही मंजर देखा, कुर्सी और टेबल जब उल्टी पड़ी हुई तो उन्होंने कहा ये क्या है? तो हमने उनको बताया कि सर जब हम अंदर दाखिल हुए हैं तो ऐसा ही मंजर था। जैसे ही वो दाखिल हुए थे, इस मंजर को देख के वो भांप तो गए थे, लेकिन फिर भी हमसे पूछ रहे थे ये क्या मंजर है। जब हमने भी उनको बता दिया तो उन्होंने इस तरह इजहार किया जैसे कोई बात ही नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम इनको सीधा करो और सफाई शुरू करो। हमने उन कुर्सियों और मेज़ को सीधा किया और सफाई करनी शुरू कर दिया। स्कूल लेट शुरू हुआ क्योंकि हमने लेट सफाई की थी। उस्ताद साहब से इस सवाल को भी पूछा गया, उस्ताद साहब ये कैसे खुद ब खुद उल्टी होगी है, अंदर तो कोई आ भी नहीं सकता, ताले हम खुद लगा के गए हैं, जब हम गए थे उस वक्त भी ये सीधी थी तो कैसी हुई? तो उस्ताद साहब ने इस तरह टाल दिया जैसे वो बताना ना चाहते हों, इस बात को वो छुपाना चाह रहे हों। लेकिन बच्चों के दिल में एक सवाल जब आ जाए तो वो पूछ के ही रहते हैं, वो इस जस्तजू में रहे कि आखिर ये हुआ क्या है, किस तरह खुद ब खुद ये, क्योंकि वो अपनी आंखों से देख के गए थे कि वो सीधी रखें और अगले दिन सारी ही कमरों में उल्टा दी गई सब। एक और ये बात स्कूल के लड़कों तक भी फैल गई कि इस तरह हुआ है। तो फिर कुछ लड़कों ने भी बताया कि हमने भी अजीब सी कभी आवाज़ें सुनी हैं यहाँ से। और कुछ लड़कों ने कहा ये जो बेरी की दरख्त है इससे अक्सर अजीब सी हंसने की और कभी रोने की आवाज़ भी आती है। और मज़े की बात यह है कि वो कहते हैं, ये जो फैसल बताता है कि ये जो बेरी का दरख्त लगा हुआ था इस पर बेर भी लगते थे, लेकिन आज तक किसी ने भी इन बेरों को खाया इसलिए नहीं था कि ये बहुत ही कड़वे बेर थे, कड़वाहट थी इनके अंदर, बहुत ही कड़वे थे। लड़के फिर भी खाने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी इन बेरों को ना खा सकता और फेंक देता था, बहुत कड़वे थे। और फिर उस बेरी के दरख्त के साथ छोटा सा जो कमरा था वो मशहूर हो गया कि सबसे भारी यहीं पे, बच्चे उस कमरे के करीब जाने से डरते भी थे। उस्ताद साहब से कहते थे उस्ताद जी हमें उस कमरे से जाने से डर लगता है। उस्ताद साहब कहते डरा मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्त ऐसे गुजरता रहा, लड़के पढ़ते चले जाते, स्कूल आते चले जाते और उस कमरे के करीब जाने से डरते थे। वहीं पे एक हादसा कहें, एक वाकया कहें जो हो चुका था, जो शुरू शुरू में तो छुपाया गया लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकियों को भी पता लग गया। हुआ कुछ यूं कि उस खूबसूरत सा गांव जिसमें लहलहाती फसलें थीं, स्कूल भी काफ़ी गांव से थोड़ा सा हट के बनाया गया था। ऐसा नहीं था कि स्टूडेंट उठते थे और उठते ही स्कूल में दाखिल हो जाते थे। थोड़ा सा हमेशा, आज भी गांव के अंदर जो स्कूल बनाए जाते हैं जहाँ पे घर बने होते हैं उससे काफ़ी फासले पे बनाया जाता है। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि करीब बनाया जाता है लेकिन उस स्कूल को थोड़ा सा दूर बनाया जाता है। ये भी जो स्कूल बना हुआ था थोड़ा सा गांव से दूर था और पक्की सड़कें तो उस वक्त थी नहीं, कच्ची सड़कें थीं। लड़कों के पास साइकिल भी थे, साइकिल के लिए छोटे छोटे शॉर्ट रास्ते भी बनाए होते थे। आज भी जब आप देहात के अंदर जाएं, गांव के अंदर जाएं, मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए जाता हूं तो वहां पे जहां पे गाड़ियों के लिए रास्ता बनाया जाता है वहीं पे मोटर बाइक के लिए या साइकिल के लिए एक छोटा सा रास्ता भी बनाया जाता है।
जो बिल्कुल कच्चा सा होता है, लेकिन वो इस तरह सीधा जा रहा होता है जिससे पता लगता है कि यहाँ पे आप बाइक गुजार सकते हैं या साइकिल गुजार सकते हैं। इस गांव का दाखिली रास्ता था दूर से, शहर से दूसरी जगह से, जिस तरह बताया गया चिन्योट और सरगोदा के बीच में ये जगह थी। इन शहरों से जब लोग आते थे तो एक बड़ी सी सड़क थी जो इस गांव की तरफ आती थी, और वो सीधी थी लेकिन एक लंबा सफर तय करके आती थी। अमूमन ऐसा होता है गांव में जाने के लिए दो रास्ते होते हैं। एक शॉर्टकट रास्ता होता है जो बहुत ही छोटा सा होता है, लेकिन उन लोगों को पता होता है जो वहां के रिहायशी होते हैं, क्योंकि वो एक बारीक सा और मुश्किल सा रास्ता होता है। जो सीधा सीधा रास्ता बनाया जाता है, जो गाड़ी के लिए रास्ता होता है, वो सीधा सीधा तो जा रहा होता है लेकिन लंबा पड़ जाता है। उन्हीं दिनों में उनका एक स्टूडेंट, उनका दोस्त फैसल का, साइकिल पे कहीं वो दूर गया हुआ था और वापसी पे अपने गांव की तरफ आ रहा था तो तकरीबन अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। जब वो दूसरे गांव या दूसरी जगह पे गया था तो वो इस सोच के साथ गया था कि मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, लेकिन वहां पे उन्होंने उसको रोक लिया और वहां पे उसको लेट हो गई। और जब वो रवाना हुआ तो उसको अंदाजा हुआ कि अगर मैं जितना तेज भी साइकिल चलाऊं तो अंधेरा फैल जाएगा और घर वाले डांटेंगे, क्योंकि मैं बगैर बताए उनको गया था। वो परेशान भी हो जाएंगे कि वो कहाँ गया है। मोबाइल या टेलीफोन तो सिस्टम था नहीं उन दिनों में। तो उसने कहा मुझे यही करना चाहिए, वो जो शॉर्टकट रास्ता है जो स्कूल के आगे से गुजरता है, अगर मैं उस रास्ते से जाऊं तो जल्दी गांव में दाखिल हो जाऊंगा। जहां पे वो बैठा हुआ था वहां से उसने इजाजत ली और तेज तेज साइकिल चलाना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो उस रास्ते पे पहुंचा जहां से एक छोटी सी पगडंडी जिसको कहते हैं, जो स्कूल के रास्ते से गुजरती थी, और बाकी रास्ता था बड़ा सा जो गाड़ियों के लिए था, तो उसने फैसला किया मुझे जल्दी पहुंचना है। उस पगडंडी पे हो लिया। तेजी के साथ साइकिल चलाते चलाते अब अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता फैल चुका था। बहुत ज़्यादा नहीं फैला था लेकिन फैलना शुरू हो गया था। और तेज़ी के साथ साइकिल चलाते चलाते जैसे ही वो अपने स्कूल के करीब पहुंचा तो उसको ऐसा लगा कि उसके साइकिल की जो स्पीड थी, जो बहुत ज़्यादा वो तेज़ चला रहा था इस ख्वाहिश के साथ कि मैं अपने घर पहुंच सकूं, वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो रहा है। उसने जोर लगाने की कोशिश की लेकिन उस जोर लगाने के बावजूद भी उसे जोर नहीं लग रहा था। वो जितना जोर लगाता लेकिन साइकिल उतना तेज नहीं चल रहा था, बल्कि और स्लो होता जा रहा था। यहां तक कि जोर लगाते, वो कहते पैडल मारते मारते जब मैं स्कूल के बिल्कुल सामने पहुंचा तो मेरा साइकिल जिस तरह बिल्कुल जैम सा हो जाता है, बिल्कुल रुक सा जाता है, थम सा जाता है, इस तरह अंदाज में हो गया कि मैं उसको जोर लगा रहा हूं और वो रुक सा गया है। कह रहे मैं रुक गया और मैं इंतहा परेशान हो गया। या अल्लाह ये क्या माजरा है, मैं साइकिल को चला रहा हूं और मेरा साइकिल रुक सा गया है। अब पहली बात जो मेरे दिमाग में आई वो साइकिल चलाने वाले की यही आती है, क्या कहीं ट्यूब टायर पंचर तो नहीं हो गया। लेकिन अगर टायर पंचर भी हो जाए तो जैम फिर भी नहीं होना चाहिए, चलते रहना चाहिए था। सिचुएशन तो अब यह बन चुकी थी कि बिल्कुल जैम हो गया था। अगर टायर पंचर नहीं है तो फिर चेन उतर गई होगी। अगर चेन भी उतर गई है तो फिर तो फ्री हो जाना चाहिए, पैडल को खुद ब खुद इस तरह उसको चलते रहना चाहिए कि फ्री हो गया, चैन नहीं चल रही। उसी लम्हे उसको महसूस हुआ जैसे वो साइकिल पे अकेला नहीं है। राइट साइड पे उसके स्कूल था। अंधेरा हल्का हल्का फैल चुका था। स्कूल के अंदर खामोशी थी। उसकी निगाह स्कूल की उस बेरी के दरख्त के ऊपर पड़ी, जिसको देख के उसके जिस्म के अंदर एक झुरझुरी सी आ गई। दिन की रोशनी में स्कूल पढ़ते हुए भी उस बेरी से उनको उस बेरी के दरख्त से उनको डर लगता था। और आज पहली दफ़ा वो रात के अंधेरे में उस दरख्त को देख रहा था। उसके साथ बना हुआ वो कमरा जो सबसे भारी था, जिससे उसको भी शदीद डर लगता था। और उसी के सामने उसका साइकिल बंद हो चुका था, जैम हो चुका था, रुक चुका था, थम सा गया था। उसी लम्हे उसके जिस्म के अंदर एक झुरझुरी सी आई, एक कपकपाहट सी आई और उसको महसूस हुआ वो साइकिल पे अकेला नहीं है। उस स्कूल के सामने जिस साइकिल पे वो बैठा है उसके साथ कोई और भी है। उसी लम्हे उसने मुड़ के देखा
तो उसको ऐसा लगा जैसे वो पत्थर का सा बन गया हो, ऐसा लगा जैसे उसके अंदर जान ही ना हो, ऐसा लगा कि वो अभी मर जाएगा, उसकी जान निकल जाएगी। उसके साइकिल के ऊपर एक बुढ़िया बैठी हुई थी और उसी अंदाज में बैठी थी जिस तरह मोटर बाइक के ऊपर आप बैठते हैं तो आपके पीछे कोई बैठता है, एक टांग लेफ्ट और एक टांग राइट पे रख के। ख़वातीन यहाँ स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान में, बांग्लादेश, इन मुल्कों में एक साइड पे होके बैठती हैं, लेकिन वो बुढ़िया इस अंदाज में बैठी थी जिस तरह वो साइकिल चला रहा था, उसी अंदाज में वो पीछे बैठी थी। और जब उसने मुड़ के पीछे बुढ़िया की तरफ देखा तो वो काली स्याह सी थी। उसके बाल इतने वाइट और इस तरह गंदे थे जैसे वो कई सालों से नहाई ना हो, और कितना गंद खराबा उसके बालों के अंदर फंसा हुआ था, जुड़े हुए थे आपस में इस तरह जैसे वो बाल ना हो, इकट्ठे हो गए हों। और सिर्फ वो बैठी नहीं थी, उसका जो चेहरा था, उसके, वो कहता है कि जब मैंने उस खातून को देखा जो पीछे बैठी हुई थी, तो हाथ उसके इस तरह थे, पहली निगाह मेरी उसके हाथों पे पड़ी और बाद में उसके चेहरे की तरफ पड़ी। उसके जो दोनों हाथ थे अभी मुझे टच नहीं हुए थे, उसने इस तरह किए हुए थे, और उसके जो हाथों के नाखून थे वो इतने बड़े बड़े थे जो किसी भी इंसान के इतने बड़े नहीं हो सकते, केवल 3-3, 4-4, एक उंगली के बराबर, उंगली का ये जो साइज है, एक उंगली के साइज के बराबर उसके नाखून थे ऐसे हाथों के। वो काली स्याह थी, बाल उसके बहुत ही गंदे और बहुत ही अजीब से थे। उसकी जो आंखें थी इंतहाई लाल थी, उनके अंदर जो हमारे ये काला बना हुआ है, वाइट है और ब्लैक है, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो टोटल लाल सी आंखें थी। मुंह उसका बिल्कुल एक इंसान की तरह था, लेकिन ये जो थोड़ी थी ये इसकी थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली हुई थी जैसे चूंच सी होती है, और लाल सी उसकी आंखें थी, उसके चेहरे पे ऐसे झुर्रियां सी पड़ी हुई थी। और वो उसके जो बाल थे, जो इतने बुरे से बाल थे, वो जमीन तक जा रहे थे। और जिस बात ने उसको पत्थर का सा बना दिया, जो इसका भयानक चेहरा उसने देख तो लिया, वो भयानक सी एक चुड़ैल तो थी, लेकिन इससे भी खौफनाक चीज जो उसने कहता है जो उसने देखी, वो उसकी टांगें थीं जो दूर तक फैली हुई थीं। यानी वो बैठी हुई तो ऐसे सीधी थी, लेकिन उसकी जो दोनों टांगें थीं वो पीछे दूर तक उसको नजर आ रही थी। जहां तक वो देख रहा था उसकी टांगें पीछे पड़ी हुई थीं। और जैसे ही उसने उसको मुड़ के देखा तो उसके दोनों हाथ इस अंदाज में थे कि वो उसको पकड़ने वाली थी या नाखून मारने वाली थी या उस पर हमला करने वाली थी। चंद सेकंड ही उसने ये मंजर देखा। एक स्टूडेंट, एक बच्चा, इसका तिल फट जाए इस तरह का मंजर देख के कि एक बुढ़िया नहीं, एक चुड़ैल कहें उसको, उसने बुढ़िया लफ्ज़ कहा है, वो असल में चुड़ैल थी, जो साइकिल के पीछे इस तरह बैठी थी, इसकी टांगें पीछे पड़ी हुई थी और ऐसा भयानक सा उसका चेहरा, इतने गंदे बाल ज़मीन तक पड़े हुए और आंखें लाल सी, और हाथों के नाखून 3-3, 4-4 इंच बड़े और उस पर हमला करने वाली थी। बस इतना ही उसका देखना था कि उसके मुंह से एक शदीद खौफनाक भयानक उस लड़के के मुंह से चीख निकली। वो अपने पूरे जोरों शोर से चीखा। वो उसने आखिरी चीख मारी और उसके बाद जिस तरह साइकिल पे बैठा था उसी अंदाज में वो नीचे गिरा। उसकी टांग भी साइकिल के नीचे थी और साइकिल उसके ऊपर गिर गई। वहीं दूर खेतों में उस वक्त उसी गांव का कोई बंदा काम कर रहा था। उसको भी शायद उस दिन लेट हो गई थी, वरना अंधेरा होने से पहले पहले सब अपने घरों को चले जाते थे। शायद नसीब अच्छे कि उस दिन वो वहां पे काम कर रहा था। उसने उस चीख की आवाज़ सुन ली और उसको इतना भी अंदाज़ा हो गया कि ये किसी बच्चे की चीख की आवाज़ है, किसी मर्द की चीख की आवाज़ नहीं। उसने चीख की सिमत का अंदाज़ा लगाया कि किस सिमत से ये आवाज़ आई है, और वो भागता हुआ उस जगह पे पहुंचा। तो उसने आके मंजर देखा कि उस गांव का फलां लड़का ज़मीन पे नीचे गिरा हुआ है। साइकिल की एक टांग उसके साइकिल के नीचे है, एक साइकिल के ऊपर, और साइकिल उसके ऊपर गिरी हुई है और वो बेहोश है। वो भागता हुआ उसके करीब पहुंचा, उसको होश में लाने की कोशिश की, और थोड़ी देर के बाद वो होश में आ गया। और जब उसने उससे पूछा तो वो खौफ के मारे कुछ भी ना बता सका, और वो समझ गया कि बच्चा
डर गया है। और वो इस बात को समझ गया क्योंकि वो इस गांव का एक बड़ा शख्स था और वो बाकी गांव वालों की तरह इस बात से वाकिफ था कि बहुत सारे नज़ारे जो बड़े देखते हैं तो एक दूसरे को मना भी करते हैं कि एक दूसरे से डिस्कस ना किया करो। शायद वो इस बात से वाकिफ था कि इस बच्चे ने भी कुछ देख लिया है, इसलिए डर के बेहोश हो गया है। क्योंकि जब वो होश में आया तो उसका चेहरा बता रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है, सहमा हुआ है, घबराया हुआ है। तो उसने पूछने की कोशिश भी की और जब बच्चा नहीं बता पाया तो वो समझ गया कि मामला गड़बड़ है। उसने उसको हौसला दिया और कहा, कुछ नहीं, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ के आता हूँ। उसने उसको उठाया और साइकिल पे बिठाया, आगे बिठाया, आगे जो डंडा सा बना होता है वहाँ पे उसको बिठाया और साइकिल चलाते उसके घर पहुँचा और जाके उसके घर वालों को हवाले किया। घर वाले भी इस बात से समझ गए कि वो इस वक्त बहुत घबराया हुआ है, डरा हुआ है। उस वक्त तो उन्होंने ना कहा, 2-3 दिन वो काफ़ी बुखार में मुब्तला रहा, लेकिन जब वो नॉर्मल हुआ तो उसने अपने घर वालों को बताया कि मेरे साथ ये वाक़या हुआ है। घर वालों ने इस बात को इसलिए मना कर दिया क्योंकि बच्चे स्कूल जाना छोड़ देंगे, डर जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे को समझाया कि इस बात का किसी से जिक्र मत करना। और पहली बात यह है, तुम वहाँ पे गए ही क्यों थे? तुम्हें नहीं पता कि मगरिब के बाद नहीं उस तरफ जाना। तो उसने बताया, इस तरह मैं दोस्त की तरफ गया था और मैं लेट हो गया तो मैंने कहा शॉर्टकट मार लेता हूँ। मैंने शॉर्टकट मारा कि घर वाले नाराज़ ना हो जाएं, तो इसलिए मैं इस तरफ आया, आइंदा नहीं आऊँगा। इस बात को बच्चों से छुपाया गया कि बाकी बच्चे भी ना डरें, क्योंकि बच्चे स्कूल टाइम में सुबह पहुँच जाते थे, पढ़ते थे और उसके बाद 1-2 बजे 3 बजे छुट्टी होती थी और अपने अपने घरों को पहुँच जाते थे। क्योंकि ये लेट गया था इसलिए उसके साथ ये वाक़या हुआ था। फैसल जिन्होंने जो मुझे कहानी भेजी है उसमें उनके और भी वाक़यात हैं, उनके कज़न और उनकी फैमिली के साथ हुए हैं, क्योंकि इस वक्त वो उस गांव में नहीं हैं। एक और पाकिस्तान का शहर है जहां पे वो शिफ्ट हो चुके हैं। उन्होंने मुझे कहा है काफ़ी ज़्यादा और भी वाक़यात हैं जो हमारे साथ वहाँ पे हुए हैं उस गांव में, और ये सच्चे वाक़यात हैं। जो उस लड़के ने उस चुड़ैल को देखा था, माँ ने उस गाय को देखा था और उसके बाद सांप को देखा था, और मैंने अपनी आंखों से वहाँ पे दिए बहुत ज़्यादा जलते हुए देखे थे, और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा देखे थे, और गाँव वालों ने भी कई ज़्यादा मंजर देखे थे। बहुत सारे वाक़यात और भी हुए हैं। जब हम वहाँ पे शिफ्ट भी हो गए वहाँ से दूसरे शहर, वहाँ भी इन वाक़यात का सिलसिला हमारे साथ जारी रहा। अगर आपकी इजाज़त होगी तो मैं और भी जो वहाँ के वाक़यात हैं आपको सेंड करूँगा। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि जी प्लीज़ आप मुझे बाकी भी जो वाक़यात हुए हैं मुझे सेंड कीजिए, इंशाल्लाह वो भी मैं ऑफ कैमरा स्टोरी में लोगों को ज़रूर सुनाऊँगा। नाम उनका जो है वो रियल नहीं है, लेकिन लोकेशन जो बताई गई है, बहुत सारे लोग इस गाँव से वाकिफ़ होंगे इस नाम से, तो वो भी शायद मुझे कुछ हो सकता है। जो अहमदनगर नाम है, चनियोट और सरगोदा के बीच में या अहमदनगर के साथ छोटा सा वो गांव है, वहाँ पे बहुत सारे वाक़यात हैं वो कहते हैं फैसल जो उस गांव के लोगों के साथ हुए हैं, और शायद वो भी हो सकता है आपको भेजें। तो अगर आप उनमें से कोई सुनने वाले हैं कहानी तो आप भी मुझे भेजिए, तो इंशाल्लाह इसको मैं स्टोरी में शामिल करूँगा। और फैसल मैं आपसे भी कहूँगा कि आप मुझे भेजिए इंशाल्लाह बाकी जो वाक़यात हैं। जिस तरह एक मैंने पढ़ा है उसमें आपकी कज़न का था और बाकी इस्लामाबाद के, वो इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट ऑफ कैमरा स्टोरी में इसको शामिल करूँगा। आप लोग भी अपनी कहानी मुझे सेंड कीजिए, इंशाल्लाह उसको मैं इसी प्रोग्राम में शामिल करूँगा। जितने लोगों ने भी मुझे आज तक कहानी भेजी है, कोई गिला ये नहीं कर सकता कि मेरी कहानी शामिल नहीं हुई, मैंने सबकी कहानी को शामिल किया है। तो आप लोग भी मुझे भेजिए। बस 2-3 बातों का आपने लाजमी ख्याल रखना है अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी को प्रोग्राम में शामिल किया जाए। पहली बात यह है कि आपने अगर वॉइस मैसेज यानी कि ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजनी है तो उस फाइल को, ऑडियो को तब तक डिलीट नहीं करना जब तक प्रोग्राम में शामिल ना हो जाए। दूसरी बात, आपने लाजमी नीचे कहानी के बिल्कुल आखिर में उर्दू में स्टोरी या इंग्लिश में स्टोरी लफ्ज़ लाजमी लिखना है, और इसको आपने सेंड करना है मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, जो नंबर है पाकिस्तान से बाहर वाले मिलाएंगे, पाकिस्तान का कोड +931316655500। मैं रिपीट कर देता हूँ, +923136655500। और पाकिस्तान से हैं जो कोड मिलाएंगे, बगैर कोड मिलाए डायरेक्ट नंबर मिलाएंगे 0313665500। इस पर आप मुझे वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें या उर्दू में, इंग्लिश में, रोमन में लिख के भेजें स्टोरी, और एंड पे लफ्ज़ उर्दू में या इंग्लिश में स्टोरी लाजमी लिख के भेजें, तो इंशाल्लाह आपकी स्टोरी को भी मैं प्रोग्राम में लाजमी शामिल करूँगा। आज की कहानी से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह एक और स्टोरी में आपसे होती है मुलाकात, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।